तो आइए हम देखते हैं खंडित श्रेणी में किस प्रकार हम बहुलक निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ एक खंडित श्रेणी लिया हुआ है जिसमें दैनिक मजदूरी श्रमिकों की संख्या, ये हमें दो कॉलम प्राप्त है कि दैनिक मजदूरी 45 रुपए, 46 रुपए, 47, 48, 49, 50, 51, 52 रुपए क्रमिक रूप से इतने श्रमिकों को वहां पेमेंट किया जाता है। तो हमें इस खंडित श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना है कि कौन सा पद मूल्य इस श्रेणी का बहुलक है। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए हमें इस खंडित श्रेणी जो हमें प्राप्त है उसको हम बढ़ते हुए क्रम में पहले व्यवस्थित कर लेते हैं। तो हमने यहाँ एक और सारणी बनाया, समूहीकरण सारणी इसे हम कह सकते हैं। तो समूहीकरण सारणी हमने एक तैयार किया। तो हमने यहाँ बढ़ते हुए क्रम में इन दैनिक मजदूरी को यहाँ लिख दिया और उसके बाद जो श्रमिकों की संख्या है जिसको हम फ्रीक्वेंसी के रूप में लिए हैं उसको हमने कॉलम नंबर 1 में यहाँ दर्ज कर दिया। 45 की फ्रीक्वेंसी 9, 46 के 10, 47 के 24, 48 के 24, 49 के 21, 50 के 6, 51 के 4 और 52 के 2। अब हमने यहाँ 6 टेबल, 6 और 2 8 टेबल। पहले नंबर पर हमने आवृत्ति को रख दिया, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, चौथे, पांचवें, छठवें नंबर को हमने खाली छोड़ दिया और उसके बाद 7वें नंबर पे विश्लेषण सारणी तैयार करेंगे और 8वें नंबर पर सर्वाधिक आवृत्ति क्या है उसको हम वहां नोट करेंगे। तो समूहीकरण विधि से हम यहाँ बारंबारता या बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सामूहिकरण विधि में प्रथम दो नंबर के कॉलम में चलेंगे। पहले नंबर के कॉलम पे हमने फ्रीक्वेंसी को लिख दिया, दूसरे नंबर पे कॉलम में हम इन दो फ्रीक्वेंसी की जोड़ी बनाएंगे। तो हमने 9 और 10 का एक जोड़ी बना दिया, 24 और 24 दोनों का एक जोड़ी बना दिया, 21 और 6 का हमने एक जोड़ी बना दिया और 4 और 2 का हमने एक जोड़ी बना दिया। और यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो भी यहाँ नोट कर देते हैं। तो 10 और 9 हो गया ये 19, 24 और 24 हो गया ये 48 और 21 6 हो गया ये 27 और 4 और 2 हो गया ये कितना 6। अब हम चलेंगे 3 नंबर के कॉलम में। 3 नंबर के कॉलम में हम ऊपर से एक स्थान को छोड़कर आगे की जो आवृत्ति दी गई है उनकी हम दो की जोड़ी बना देते हैं। तो फिर से जो दो की जोड़ी बनाएंगे लेकिन एक कॉलम को छोड़कर। तो हमने ये 9 का जो कॉलम है उसको छोड़ दिया और यहाँ पुनः इन दोनों के लिए हमने एक जोड़ी बना दिया, इन दोनों के लिए हमने एक जोड़ी बना दिया, इन दोनों के लिए हमने एक जोड़ी बना दिया और लास्ट में जो 2 है आवृत्ति इसकी कोई भी जोड़ी नहीं बन रही है इसलिए हमने इसको भी खाली छोड़ दिया। इसके बाद इसका भी हम योग यहाँ दर्ज कर देंगे। तो ये 10 और 24 का योग होता है 34, हमने नोट कर दिया। इसके बाद हमें 24 और 21 का योग यहाँ हो जाता है 45, हमने इसको नोट कर दिया और 6 और 4 का योग होता है यहाँ 10, तो हमने इसको नोट कर दिया। अब हम चलेंगे चौथे नंबर के सारणी में और चौथे नंबर के कॉलम में हम शुरू से लेकर 3 की अब जोड़ी बनाएंगे। पहले हमने 2 की जोड़ी बनाए, दूसरे तीसरे कॉलम में हमने एक स्थान को छोड़कर 2 की जोड़ी बनाए। अब चौथे नंबर के कॉलम में हम 3 की जोड़ी बनाएंगे। अब 3 की जोड़ी में 9, 10 और 24 के लिए हमने एक जोड़ी बना दिया यहाँ। उसके बाद 24, 21 और 6 के लिए हमने एक जोड़ी फिर से यहाँ तैयार कर दिया और चूंकि लास्ट में 4 और 2 बच रहे हैं तो इसके लिए 3 का जोड़ी नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम इसको यहाँ खाली छोड़ दिए। अब पुनः इन तीनों का योग हम लिखेंगे। तो 9, 10 और 24 का योग होता है 43। इसके बाद 24, 21 और 6 इसका योग होता है 51। तो ये हमने नोट कर दिया। अब हम चलेंगे कॉलम नंबर 5 पे। कॉलम नंबर 5 पे हम पूर्व विधि का उपयोग करेंगे। एक स्थान को छोड़कर पुनः हम 3 के जोड़ी बनाएंगे। तो 9 के छोड़ दिया हमने, 10, 24 और 24, तो इसका हमने एक जोड़ी बनाया। 21, 6 और 4 इसका हमने यहाँ एक जोड़ी बनाया। अब इन तीनों संख्याओं का योग हम लिख देते हैं। तो 10, 24 और 24 इसका योग होता है 58, हमने यहाँ 58 लिख दिया और 21, 6, 4, 10 और 21 ये हो गया 31, तो हमने यहाँ 31 लिख दिया। लास्ट को हमने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि जोड़ी नहीं बनता है।
छठवें नंबर के कॉलम पे चलेंगे। अब हमने एक ही स्थान छोड़े थे, अब इसमें हम 2 खाली स्थान छोड़ देंगे, तो 2 को हमने खाली छोड़ दिया और 3 नंबर से हमने पुनः 3-3 की जोड़ी बनाई। तो 3 की जोड़ी 24, 24 और 21 की जोड़ी बनाया और 6, 4 और 2 की हमने एक इस नीचे में ऐसा जोड़ी बना दिया। तो इस प्रकार इसका योग भी हम लिख देंगे। तो इसका योग होता है 69 और इसका योग हो जाता है हमारे पास 6, 4, 10 और 2, 12। तो ये हमने ऐसा सामूहिकरण के माध्यम से सारणी तैयार कर लिया। अब हमारे पास बच गया है विश्लेषण सारणी और आवृत्ति। तो विश्लेषण अब हम क्या करेंगे, ऐसे हम देखते जाएंगे कि सबसे पहले एक तो इस लाइन में या इस जो कॉलम है उसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सा है, 19, 48, इसको भी इसमें शामिल करेंगे एक नंबर के कॉलम को। तो एक नंबर के कॉलम को हम यहाँ देखेंगे तो सबसे ज्यादा आवृत्ति है यहाँ कौन सा, 24। तो ये 24 को हमने घेर दिया, 2 है तो 2 बार जो हमने जोड़ दिया। इसके बाद हम इसमें देखेंगे 19, 24, 27, 48, 27 और 6। तो ये हमारा सर्वाधिक आवृत्ति है। 3 नंबर के कॉलम में वैसे हम देखेंगे ये 45 सर्वाधिक आवृत्ति है। 4 नंबर के कॉलम में 43 और 51, ये 51 सर्वाधिक आवृत्ति है। उसके बाद 5 नंबर के कॉलम में देखेंगे तो ये 58 सर्वाधिक आवृत्ति है और 6 नंबर पे कॉलम में देखेंगे हम तो ये 69 जो है वो सर्वाधिक आवृत्ति है। तो हमने उसको चिन्हांकित कर लिया। आगे हम विश्लेषण सारणी तैयार करेंगे। तो विश्लेषण सारणी कैसे तैयार करते हैं, हम यहां से ऐसे देखेंगे ये 45 के 9 वाले जो 45 वाले फ्रीक्वेंसी वो है पद मूल्य है, इसके अंतर्गत कितनी बार सर्वाधिक वाला जो अंक है वो आया है। तो हम देखते हैं 45 वाले में 9 ये सर्वाधिक नहीं है इस कॉलम में, 19 ये भी सर्वाधिक नहीं है, ये भी सर्वाधिक नहीं है, इसका मतलब ये 34 ही आएगा ऊपर में। 43 ये भी सर्वाधिक नहीं है, 51 है। इस वाले में 58 तो ये तो खाली छूटा हुआ है और 6 में भी खाली छूटा है। तो यहां हम कर देते हैं ऐसे डेस लंबे सम 0, इसका मतलब और इसका कितना हो गया 0। उसी प्रकार दूसरे नंबर पे हम देखेंगे तो दूसरे में 10 भी ज्यादा नहीं है, ये भी इसका ही है। ये 34 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 43 भी नहीं है, यहाँ 58, ये 58 को हम एक बार लेंगे तो ये भी खाली है। तो यहाँ बस ये एक डंडी हमने लिख दिया और यहाँ इसका वैल्यू हो गया 1 आवृत्ति हो गई। 24 के आगे चलते हैं तो 24 में 48 हमको यहीं से मिल गया, इसका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर भी कुछ नहीं, चौथे नंबर पर हमको 58 मिल गया और यहाँ पास 24 का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, 24 का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये भी 69 जो है। तो 69 भी यहाँ मिल गया, यानी हमको 1, 2 और 3 मिल गया, इसलिए हम यहाँ 3 डंडी लगा दिया और इसका वैल्यू हो गया 3। इस 24 का देखेंगे तो इस 24 का भी ये 48 प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये 45 20 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, 51 भी प्रतिनिधित्व कर रहा है, 58 भी प्रतिनिधित्व कर रहा है और 69 भी प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो 1, 2 और उसके बाद ये 3 और ये 4 और ये 5। तो हमने 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये ऐसा 5 हो गया। तो यहाँ पर इसकी आवृत्ति हो गई कितनी 5। अब 21 की आवृत्ति देखेंगे तो 21 में 27 ये नहीं आता है, 45 1 हो गया, 51 प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये 2 हो गया, 31 पुनः नहीं आता है और ये 69 को लेंगे तो 3, तो हम यहाँ 3 कॉलम जोड़ दिए, 3 भी लकीर खींच दिया और उसकी आवृत्ति हो गया 3। इसके बाद 6 को हम देखें तो 6 में 27 नहीं आता है, 10 भी नहीं आता है, ये 51 यहाँ आ रहा है, तो 51 के अंतर्गत 1 हो गया और ये भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ 1 ही होगा और इसकी आवृत्ति हो गया 1। इसके बाद 4 का देखते हैं तो 4 में 6 नहीं आ रहा है, 10 भी नहीं आ रहा है, ये तो ब्लैंक छूटा हुआ है, ये भी नहीं आ रहा है, ये 12 भी नहीं आएगा, तो इसमें बेस कर देते हैं और इसका मतलब है ये इसकी आवृत्ति 0। इसके बाद 2 की हम देखें तो 2 में 6, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, ये भी सर्वाधिक आवृत्ति नहीं है, तो ये भी नहीं आ रहा है, इसके क्या हो गया 0 हो गया। अब ये हमारा सामूहिकरण सारणी तैयार हो गया। अब हम इसमें अवलोकन करेंगे इस आवृत्ति का, किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबकी आवृत्ति। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों को भी जोड़ना है, तो इसकी संख्या इसके साथ 3 और 1 4 हो जाएगा
और इसको ऐसे कर सकते हैं 4 को ऐसे, और ये 5 की जगह 6 हो जाएगा क्योंकि हमने कॉलम नंबर 1 को नहीं जोड़े थे। तो कॉलम नंबर 1 को भी जोड़ना है, ध्यान रखना है। अब हम अध्ययन करेंगे आवृत्ति, देखेंगे सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति ये 6 है और इसके अंतर्गत पद मूल्य है इसका। कौन सा पद मूल्य है? ये 24 वाला इसका पद मूल्य है। 24 वाला ही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो 48 है, ये जो 48 है, ये हमारे इस अखंडित श्रेणी का बहुलांक वाला पद मूल्य है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम उसे बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सामूहिकरण सारणी तैयार करने के लिए पहले 1 नंबर कॉलम बनाएंगे, 2 3 4 5 6 तक कॉलम बनाएंगे, विश्लेषण सारणी बनाएंगे और आवृत्ति वाला एक और कॉलम बना लेते हैं। उसके बाद पहले नंबर पर हम फ्रीक्वेंसी को लिख दिए, दूसरे नंबर पर 2 2 की जोड़ी बनाए, तीसरे नंबर पर एक स्थान को जोड़कर 2 2 की छोड़कर 2 2 की जोड़ी बनाए, चौथे नंबर पर हम 3 3 की जोड़ी बनाए, पांचवें नंबर पर हम एक स्थान को छोड़कर 3 3 की जोड़ी बनाए, छठवें नंबर पर हम पुनः 2 स्थान को छोड़कर 3 3 की जोड़ी बनाए। विश्लेषण सारणी में कितनी बार अधिकतम आवृत्ति आई उसका उल्लेख किए और लास्ट में उस आवृत्ति को हमने यहाँ लिख दिया, और जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा आई वही जो पद मूल्य है वो क्या हो गया, इस अखंडित श्रेणी का बहुलक हो गया। तो इस प्रकार से हम केवल देखकर निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हमें सामूहिकरण श्रेणी तैयार करना पड़ता है, विश्लेषण सारणी तैयार करना पड़ता है और वहां से हम आवृत्ति। खंडित श्रेणी के बाद आइए हम देखते हैं अविच्छिन्न श्रेणी से बहुलक की गणना करना। तो अविच्छिन्न श्रेणी से बहुलक की गणना करने के लिए हमें सूत्र का उपयोग करना पड़ता है और इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू पुस्तक में है L2 माइनस L1। तो इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी खंडित श्रेणी की बहुलक की गणना, अविच्छिन्न श्रेणी के बहुलक की गणना कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हमें एक अविच्छिन्न श्रेणी यहाँ पास लिया है जिसमें परिवारों की संख्या और आय वर्ग, किन किन आय वर्गों में किन किन परिवारों की कितनी परिवारों की संख्या है। तो परिवारों की संख्या यहाँ फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इस अविच्छिन्न श्रेणी के में बहुलक की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 0 से 200 ऐसे परिवारों की संख्या 4 है, 200 से 400 ऐसे परिवारों की संख्या 12 है और क्रमिक रूप से 40, 45, 27, 13 और 9 परिवार हैं। तो ये 1200 से 1400 आय वर्ग की श्रेणी में हमने इसको रखा हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका मान निकालेंगे। हम L1 का मान निकालेंगे, F1, F0, F1, F0, F2, L2, L1, इसका हम पहले मान निकालेंगे। तब तो इस मेथड में हम या इस जो सूत्र है उसमें मान रखेंगे तब हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमको इसे बढ़ते हुए क्रम में हमने ऐसे व्यवस्थित कर दिया है। 0 से 200 आय रखने वाले, 200 से 400, 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, 1000 से 1200 और 1200 से 1400। और उसकी आवृत्ति को यहाँ हमने लिख दिया है 0 से 200 की आवृत्ति 4, उसके बाद 200 से 400 की आवृत्ति 12, 400 से 600 की आवृत्ति 40। इस प्रकार से हमने इसकी आवृत्ति को यहाँ रख दिया है। अब हम इसका मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इस आवृत्ति में सबसे ज्यादा कौन सी है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति है 45 और इससे संबंधित आय वर्ग है ये वाला 600 से 800। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये हमारा F1 होता है। इस फ्रीक्वेंसी से एक ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हम उसके लिए हम F0 का प्रयोग करते हैं और उससे जो नीचे का यानी संबंधित मध्यिका का जो फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे का जो आवृत्ति है वो हमारे हम उसके लिए F2 का प्रयोग करते हैं। ये जो आय वर्ग में निम्न सीमा है, मध्यिका की संबंधित आय वर्ग है उसकी निम्न सीमा है, उसके लिए हम L2 L1 का प्रयोग करते हैं और ये जो उच्च सीमा है उसके लिए हम L2 का प्रयोग करते हैं। तो इतने मान हमको प्राप्त हो गए। यहाँ हम देखेंगे L1 का मान है 600, L2 का मान है हमारे पास है 800, F1 का मान है 45, F2 का मान है
27 और F0 का मान है 40। तो आइए आप इसको फार्मूला में रखकर इसका बहुलक की गणना करते हैं। तो हमारे पास सूत्र है, इस सूत्र में हम इसको पुट करते हैं। तो आइए इसका मान निकालने के बाद हम इसको फार्मूले में रखते हैं। तो हमारा फार्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0। तो L1 का मान है हमारे पास 600 प्लस F1 का मान है हमारे पास 45 माइनस F2 यानी 40 F0 है। तो F0 के रूप में हमारे पास है कितना 40 है, ये 40 रख दिया हमने। और यहाँ 2F1 मतलब 2 इंटू 45 माइनस F0 इज इक्वल टू है 40 माइनस 27 और इंटू के रूप में यहाँ है L2 माइनस L1 यानी 800 माइनस 600। तो ये हमारा हो गया 600 प्लस 5 बटा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 90 हो गया, 90 में 40 तो ये हो गया 23 और यहाँ हमारे को मिल गया 200। ठीक है, तो ये तो 600 हो गया और इसको हम कटाएंगे तो इसको हमको मिलेगा 43.27 की समथिंग, 43.27। अब इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया 643.27। तो 643.27 है वो इस बहुलक इस जो अविच्छिन्न श्रेणी है उसका बहुलक होगा 643.27। तो इस प्रकार इस विधि का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण है आवृत्ति को हम संबंधित आवृत्ति को F1, उसके ऊपर को F0, उसके नीचे की आवृत्ति को F2 मान सकते हैं। निम्न सीमा को संबंधित आवर्त की निम्न सीमा को हम L1 और उच्च सीमा को L2 निकालने के बाद हम उसको इस फार्मूले में रख देंगे और जो भी उत्तर प्राप्त होगा वो हमारे उस अविच्छिन्न श्रेणी का क्या होगा, बारंबार बहुलक होगा, मोड होगा।